आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे मायावती की, जिन्हें झटका लगा है। दरअसल बिजनौर से बीएसपी के मौजूदा सांसद मलूक नागर ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। मलूक नागर 2019 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो मलूक नागर को पार्टी छोड़नी ही थी, क्योंकि बीएसपी ने इस बार बिजनौर सीट से चौधरी विजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी छोड़ने के कुछ ही देर बाद मलूक नागर जयंत चौधरी की आरएलडी में शामिल हो गए। हालांकि आरएलडी से पहले ही चंदन चौहान बिजनौर सीट से नामांकन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मलूक नागर को बीएसपी छोड़ना ही बेहतर लगा और आरएलडी में शायद भविष्य उनको अपना नजर आया। लेकिन सवाल किसी नेता के बीएसपी छोड़ने का नहीं है, बल्कि बीएसपी के भविष्य का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी उन गिने चुने राजनीतिक दलों में है जो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडी गठबंधन के साथ हैं। लेकिन बीएसपी के भविष्य पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, और इन सवालों के उठने का कारण उत्तर प्रदेश में पार्टी का परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीएसपी शिखर से शून्य तक का सफर तय कर चुकी है। दलित वोट बैंक के सहारे मायावती 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब बीएसपी के सामने पार्टी को खड़ा रखने की चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। मेरे साथ इस पर आलोक सर, अरविंद सर बने हुए हैं, साथ ही साथ अजीत जी भी मेरे साथ हैं। आलोक सर, आपसे शुरुआत करती हूँ। सिटिंग सांसद बिजनौर से, टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी, ऐसा तो हम देखते हैं हमेशा जब भी चुनाव होते हैं। लेकिन बात यहां पर है बीएसपी के भविष्य को लेकर, क्योंकि शिखर से शून्य तक का सफर विधानसभा चुनावों में मायावती ने देख लिया है। अब बचे कुचे चुनिंदा जो नेता हैं, अगर वो भी साथ छोड़ देंगे तो फिर भविष्य क्या देखते हैं आप बीएसपी का? देखिए अंजलि जी, मेरा ऐसा मानना है कि मायावती जी का एक पूरा एक जिसको कह सकते हैं कि एक वोट बैंक, उसको बैंक इस्तेमाल करते हैं आजकल हम लोग, वरना देखा जाए तो उनका समर्थन रहा है एक पूरे समुदाय के प्रति भी, दलितों में भी, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी, उनके कार्यकाल को लेकर। इसलिए लेकिन हाँ, धीरे धीरे उनके लोग चले गए। उनका जो एक पूरा जो जलवा जो था, एक तरह से राजनीतिक जो महत्व था, वो कम होता है तो लोग उनका साथ भी छोड़ रहे हैं। और वो लेकिन फिर भी उन्होंने उपस्थिति बनाए रखी है। मैं ऐसा मानना है कि ये चुनाव शरद पवार, मायावती जी, इन सबके भविष्य का भी बने। अभी हम केसीआर की बात कर रहे थे, अभी अजीत जी ने भी इस बारे में जिक्र किया था। मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जो क्षेत्रीय दलों के नेता जिस तरह से उभरे थे, और मायावती तो काफी बड़ा काम किया जयललिता के मुकाबले में। वो एक समय में उनको भी हम लोग मानते थे गठबंधन में कभी वो प्रधानमंत्री हो सकती थी, लेकिन इस गठबंधन में भी उनके साथ कोई जगह या उनके साथ कोई नहीं हुआ, कोई समझौता किसी नहीं हुआ। इसलिए मुझे लग रहा है कि लोग उनको छोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी मायावती जी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में है, बिहार में मतलब उतना नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके। और लेकिन उसके बावजूद क्योंकि चुनाव जीतने की संभावना कम हो जाती है, बहुत कम लोग, और जब इनका टिकट कट गया तो जयंत चौधरी उभरते हुए नेता उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गठबंधन बीजेपी से किया है। लॉन्ग टर्म में जो सोचेगा, वो तत्काल चुनाव में फायदा ना भी हो तब भी वो उनके साथ जाकर के लोग जुड़ रहे हैं। और मायावती जी भी देखिए, ये तो सही है कि चुनाव का खर्चा कौन कर सकता है, जो मैं केजरीवाल जी के लिए कह रहा था, वही स्थिति इनकी है कि किसी ऐसे नए आदमी को लगा दे, और ताकि वो खर्चा करे और जीत करके ला करके उनकी थैली सामने रख दे। ये कारण है जिससे कि मायावती जी का प्रभाव भी कम है। लेकिन हाँ, उनका उनका वोट, लोगों के वोट काटने के लिए, खास करके कांग्रेस और समाजवादी का वोट काटने में भी उनका बड़ा भूमिका रहेगी, उनका समर्थन है। बिल्कुल, वोट कटवा तो साबित होती रही है बीएसपी, ये भी साफ है। अरविंद सर, मायावती एक ऐसी नेत्री जो कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए अपनी जानी जाती रही हैं, और जब सोशल इंजीनियरिंग की है मायावती ने, तो फिर अच्छों को उन्होंने पछाड़ा है और एक अच्छा खासा वोट बैंक अपने साथ लेकर गई हैं। इस बार के चुनावों में टिकट बंटवारे को अगर देखें, जितनी सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया है बीएसपी ने, उसमें सोशल इंजीनियरिंग नजर आ रही है, और जब जब मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की है तो फायदा हुआ है। इस बार दलितों को, मुसलमानों को ही सिर्फ नहीं, बल्कि ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सवर्णों का भी खास ध्यान रखा गया है। ऐसे में लगता है कि ये जो नया पैटर्न अपनाने की कोशिश हुई है बीएसपी की ओर से, उससे फायदा मिलेगा कुछ इस बार? ये विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वो बीजेपी से डर के, सरकार से डर के बीजेपी के साथ देती है, और इसी तरह के उम्मीदवार उतारती हैं जो विपक्ष को नुकसान करे, बीजेपी को फायदा करे। और ये आरोप पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछली दफे तो वो हुआ बबुआ एक ही साथ थे, और उसमें 10 सीटें इन लोगों ने जीती थी, जिसमें बीएसपी को लाभ हुआ, क्योंकि दलित मुसलमान जैसे ही एक साथ आता है, काफी सारी सीटों को जीतने की स्थिति बन जाती है।
इस बार दोनों अलग हैं और विधानसभा चुनाव में बीएसपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। उसके बाद भी मायावती के रूप में कोई बहुत फर्क नहीं आया और ये जो आप कह रही हैं कि सवर्ण उम्मीदवार भी दी, इनका भी आमतौर पे जैसे गाजियाबाद में अगर हम देखेंगे तो ये तो बीजेपी निशाने पर लगती है, लेकिन आमतौर पे इसका निशाना अलायंस, इंडिया अलायंस, तो इसलिए वो एक पॉलिटिक्स उनकी चल रही है। और प्लस दूसरी पॉलिटिक्स असल में इस बीच उन्होंने शुरू की है, वो ये है कि अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बने और उसको हर किस्म से प्रोजेक्ट करें। मुझे लगता है पार्टी के जो दूसरे दर्जे के लीडर होंगे, दूसरे लेवल के, उन सब लोगों को अब ये दोनों चीजें आकर एक तो मान लीजिए कांसीराम से ही शुरू हुआ था कि नागनाथ और सांपनाथ के बीच हमको चुनाव करना है और उसी के बीच अपने को बढ़ाना है। तो उसमें तो एक दलील कोई दे सकता है कि अच्छा इधर ना उधर नहीं, हम एक साथ जुड़ के अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, बचा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब दूसरे दौर के लीडरशिप में भी जगह न मिलने की हो तो फिर निराशा शुरू होती है और फिर ये लीडर भी इधर उधर छिटकना शुरू। वैसे भी पार्टी टूट का शिकार लगातार होती रही है, लेकिन इसके बावजूद ये बात तय है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, बाकी जगहों पे भी बीएसपी का एक समर्थन का आधार है। और जगह कम है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जाटुओं का, और वो सिर्फ आधार ऐसा नहीं है, वो ट्रांसफरेबल आधार, तो मायावती जहाँ जाएंगी वहाँ वो वोट जाता है। इस किस्म का वोटर आज के तारीख में बहुत कम नेताओं और पार्टियों के साथ, तो वो मायावती की ताकत है। अब ये चुनाव उसका काफी कुछ नतीजा ये बताएगा कि वो अजीत सर, आपको भी लगता है क्या कि ये मायावती के लिए, बीएसपी के लिए करो या मरो वाला चुनाव है? जैसा कि आलोक सर ने कहा, ना सिर्फ मायावती, शरद पवार, केसीआर का भी उन्होंने जिक्र किया, लगता है क्या आपको भी करो या मरो? बिल्कुल है, ऐसा ही है। इस बार के चुनाव जो होगा इसमें आप समझिए कि मायावती अगर उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकती हैं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में तो खत्म हो चुकी हैं, और फिर अगर लोकसभा में भी पिछली बार उनकी 10 सीट थी, इस बार अगर वो एक भी नहीं लाती हैं, हालांकि वो पंजाब में अकालियों के साथ गठबंधन किया हुआ है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगह उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है। अब कहीं ना कहीं ये आभास, ये मैसेज पूरे देश में है कि वो बीजेपी उनको अपने हिसाब से तय करवाती है, कैंडिडेट अपने हिसाब से चुनाव लड़वाती है। अगर उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कैंडिडेट इस हिसाब से बांटे हैं जो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर उसका नुकसान जो है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जो बना है वहाँ पे उसको होगा। तो मतलब मायावती के लिए और केसीआर और शरद पवार निश्चित तौर पर आगे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ना, महाराष्ट्र में शरद पवार को कम सीटों पर सहमति करनी पड़ी, एक ज़माने में उनकी ताकत होती थी वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में आप मायावती आज कहाँ पहुँच गई हैं। अब अगर नहीं जीतेंगी, एक भी सीट नहीं निकालेंगी, तो आप मानकर चलिए कि अगली बार वहाँ पर, हालांकि मेरा तो इस बार ये है लोकसभा का उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है मेरे को, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। 2-4 सीटें अगर आई तो आई, अब उसमें देखना होगा कि कांग्रेस की एक आती है और समाजवादी पार्टी की कितनी आती है। बाकी मायावती के लिए तो इस बार उत्तर प्रदेश में मुझे लग रहा है बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो उनके भतीजे को, जिनको उत्तराधिकारी बनाया है, उनके लिए आगे राजनीति करना बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन आकाश आनंद, जिनका जिक्र हो रहा है आलोक सर, राजनीतिक समझ तो अभी बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति में शुरुआत ही एक तरह से हमने देखा है पिछले कुछ चुनावों में, सभाओं में चुनावी नजर आए हैं वो मायावती के, लेकिन मायावती के बाद सेकंड लाइन लीडरशिप के लिए तो कोई है ही नहीं आकाश आनंद के अलावा बीएसपी की पॉलिटिक्स में। ऐसे में चुनौतियां तो हैं बहुत ज्यादा। नहीं अंजलि जी, अब ये वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या रावण वड्राव जिस तरह से रोज हमारे चैनल को भी इंटरव्यू दिया है, इसलिए आप ये मानिए कि जो नए भी है, लेकिन वो परिवार की, जैसे होता है ना, संपत्ति पर किसका अधिकार हो सकता है, संपत्ति बने और चल अचल संपत्ति दोनों होती है, बिल्डिंग किसकी है, तो उस तरह से आनंद उनके परिवार के, उनके नाम पर भी बहुत सारा काम पीछे, पर्दे के पीछे वो करते रहे। और इसलिए, लेकिन हाँ, मायावती जैसा जो प्रभाव है, देखिए अभी भी क्या कहते हैं, बहन जी को वोट देना है। मैं कल ही मथुरा जैसे इलाके में, जहां हेमा मालिनी चुनाव लड़ती है, बीजेपी 3-3, 4-4 लाख से चुनाव जीत रही हैं, वहां पर भी एक लोग, ऐसा बस्तियां हैं जहां पर कहते नहीं, बहन जी ज्यादा अच्छी थी, हेमा मालिनी होगी फिल्म एक्ट्रेस लेकिन वो अच्छी हैं।
इससे आप अंदाज लगाएं कि मायावती का जो गरीब तबका है, दलित है, वो उस तरह का, जिसको अरविंद जी तो ज्यादा जाति के हिसाब से उन जाटव समाज का जिक्र करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जाटव हो या कई मुस्लिम हो, इस तरह का उनका प्रभाव आनंद उतना कर पाएंगे, ये तो चुनौती होती है। इसलिए नई पीढ़ी के साथ वो जो मुलायम सिंह का प्रभाव था, वो अखिलेश जी को उतना नहीं मिल पा रहा। वो चाहे हाँ करे ना करे, लेकिन जी। ये तो मानना होगा ना। इसीलिए आजम खान की बात भी उनको मानना पड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक सर। अरविंद सर, लेकिन अब ये हाथी की किस चाल के तौर पर देखें, क्योंकि देखिए कई कोशिशें हुई इंडिया ब्लॉक में जो दल हैं उनकी ओर से कि मायावती को भी साथ लिया जाए, लेकिन मायावती ने साफ इनकार कर दिया। इंडिया ब्लॉक के साथ वो नहीं गई, एनडीए के साथ भी जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब इन चुनावों में रोल कैसे देखते हैं आप बीएसपी का? देखिए, मायावती पे करप्शन के भी काफी पावर में आई और अपने बल पे आई और मजबूती से काफी औरतों के अकेली औरतों के उत्तर, तो वो सारी खूबियां उनकी हैं। समाज का सबसे कमजोर तबका उनका सबसे तो रहा है, लेकिन करप्शन के भी बड़े चार्ज थे। और एक दौर में ये माना जाता था कि कांग्रेस उनका समर्थन उनके खिलाफ के मुकदमों का इस्तेमाल करके, उनके भी और मुलायम सिंह के भी परिवार के खिलाफ, इन दोनों पार्टियों का समर्थन कांग्रेस ने एक तरह से उनका गला दबा दिया। लेकिन तब ये चीजें थोड़ी मैं कहता हूं कि पर्देदारी में होती। पिछले काफी समय से, पिछला चुनाव हारने के बाद से 5 साल से बीएसपी ने किसी भी मुद्दे पे, बड़े मुद्दे पे कभी जुबान नहीं खोली। गलती से कभी दलितों वाला मसला आए तो उस समय थोड़ा वो बोल के कहीं अपना बयान देके एक कर्मकांड वो पूरा कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इवन राज्यसभा की सीट चली गई, बाकी चीजें चली गई। तो ये भी एक आरोप लगता रहा है कि उनको मुख्य चिंता अब अपनी संपत्ति बचाने की रह गई है और भतीजे को ऊपर करना उसी का हिस्सा है। वो राजनीतिक विरासत से ज्यादा आर्थिक विरासत लेने के की तैयारी। तो प्रायोरिटी असल में अगर आपकी बदल रही है तो फिर पॉलिटिक्स उसका नुकसान सहेगा ही, क्योंकि बीच में कभी आमतौर पे बसपा की रैलियां लखनऊ में और बाकी जगहों पे तो जबरदस्त होती थी। मैंने जिस दिन बीएसपी की रैली होगी, पूरा लगता था कि शहर भर गया, रेलगाड़ियां हर तरफ से, बसें हर, तो उस किस्म की कोई चीज पिछले 5 बरस में दिखाई नहीं दी है। संगठन के लेवल पे हो सकता है कि निचले लेवल पे काम अपना होता जरूर ही हुआ है, तभी सब जगह दे पाई, तो वो सब काम हुआ है। लेकिन ये राजनीतिक कर्मकांड जैसा है। राजनीति में हिस्सेदारी और दावेदारी, हिस्सेदारी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है दावेदारी। ये दावेदारी बीएसपी की तरफ से अब खत्म हो गई। वो दावा करें कि हम जीत जाएंगे मुल्क में प्रधानमंत्री पद के दावे, पिछले चुनाव तक में भी ये दावेदारी थी कि हम पहली दलित प्रधानमंत्री बने। अब वो उस किस्म की न दावेदारी दिख रही है, न उस पहल दिखाई दे रही है। तो ये सेल्फ डिफीट का है, सेल्फ गोल का है। इस किस्म का समर्थन देके और इस किस्म की चुप्पी साध के पॉलिटिक्स होती नहीं है। पॉलिटिक्स को निश्चित रूप से हर मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आपको जो लगता है सामने निकल के आइए, उसकी लड़ाई लड़िए, जेल जाइए, लोगों को साथ में लीजिए, लोगों को जगाइए, अपने समाज को जगाइए। जी, उस समय का जिक्र किया अरविंद सर ने जब मायावती के हाथ में सूबे की डोर थी, किस तरह से सभी चीजें हुआ करती थी, मायावती का प्रभाव कितना हुआ करता था, और एक काडर कहा जाता था मायावती का वोट बैंक पूरी तरह से फिक्स है। लेकिन अब वो वोट बैंक भी छिटकने लगा है, सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत ज्यादा काम मायावती की नहीं आती है। ऐसे में अब मायावती के पास विकल्प क्या कुछ बचता है? क्या रिवाइवल की कुछ परिस्थितियां आपको नजर आती हैं बीएसपी की, या फिर आगे जो सितारे हैं वो सिर्फ डूबते नजर आते हैं? नहीं, मुझे देखो, अब जो अभी देश के हालात हैं, देश की राजनीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसमें जातीय राजनीति करने वाले दलों के लिए अब परेशानी खड़ी होगी। अब ये जातीय राजनीति करने वाले दल धीरे धीरे सिमटते जाएंगे, मेरा अपना अनुमान ये है। क्योंकि बीजेपी जब तक पावर में है, बीजेपी जब तक सत्ता में है, बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर जातीय राजनीति हावी होगी तो वो कमज़ोर होंगे। हालांकि बिहार में अगर आप देखें, लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव जाति की राजनीति को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उस जाति की राजनीति में राहुल गांधी भी फंस गए उनके साथ, इसलिए वो जातीय जनगणना की बात करने लगे हैं। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में आज के दिन में अयोध्या बहुत बड़ा मुद्दा है। अयोध्या मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो जातीय राजनीति को तोड़ता है।
मायावती भी जानती हैं, मायावती का ठीक है, एक जमाना था जब जातीय राजनीति अपने पीक पे थी। 90 के दशक के बाद जो जातीय राजनीति का जो दौर शुरू हुआ, वो एक दौर था, उसमें दल सब पैदा हुए, तमाम छोटे रीजनल पार्टियां पैदा हुई। लेकिन अब मेरा मानना है जातीय राजनीति थोड़ा करनी मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी जब तक ताकतवर है, बीजेपी इसको पनपने नहीं देगी। तो मायावती के लिए अब बहुत कुछ आगे भविष्य मुझे दिखता नहीं है। हालांकि वो जब तक स्वस्थ रहेंगी, ठीक रहेंगी, तो वो राजनीति करती रहेंगी। अपना उनका एक स्टेटमेंट आता रहेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेगी, वो बोलती रहेंगी। लेकिन अब राजनीति उस तरीके से कि वो अब वहाँ पर अगर लोकसभा में अगर एक भी सीट नहीं जीतेंगी, विधानसभा में उनकी कोई सीट है नहीं, तो उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे सिमट जाएंगे। अगर कांग्रेस समझदारी की राजनीति करे, कांग्रेस का ठीक ठाक नेतृत्व हो, तो मेरा अपना आंकलन ये है कि कांग्रेस के हित में ये सब ठीक हो रहा है अगर रीजनल पार्टियां खत्म होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस समय बहुत कमजोर है, वो राजनीति को ढंग से समझ नहीं पा रहा है। नहीं तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा हो रहा है अगर रीजनल पार्टियां खत्म होती हैं। जी आलोक सर, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाता था कि जाति बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करती थी चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के चुनाव हों। अभी मौजूदा वक्त में क्या इसे एक बड़ा फैक्टर मानते हैं आप? चूंकि मायावती जैसे नेता सबसे ज्यादा जातियों के आधार पर, जातियों को साधते हुए चुनाव लड़ा करते थे, चाहे, और उसका असर हर जगह नजर आता था। सीट बंटवारे में भी, टिकट बंटवारे में भी वो चीज नजर आती थी, प्रचार प्रसार में भी बहुत ज्यादा इन चीजों का जिक्र होता था। अब क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि प्रभाव को कम कर रहा है मायावती के? देखिए अंजलि जी, मैं चूंकि पुराना बैकग्राउंड चर्चा, चूंकि हम लोग गंभीर चर्चा करते हैं, मैं कहूंगा आपको कि एक समय में चाहे जाट हो, चौधरी चरण सिंह को कई बार हम जब जाट नेता लिखते थे तो बहुत नाराज हो जाते थे, मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे जाति, वो जबकि आर्य समाजी भी थे वो, इसलिए मैं उनको जाति वाला नहीं मानता, लेकिन हाँ उनको बुरा लगता था, लेकिन वो पहचाने जाते थे। तो जाति की राजनीति पहले थी, धीरे धीरे वो कम इसलिए हुई है कि जो बड़ी राष्ट्र, अच्छा वो भी क्यों बड़ी, मायावती क्यों बड़ी, कांग्रेस ने वो जो उनके साथ दलित भी आता था, पिछड़ा भी आता था, अपर कास्ट का ब्राह्मण भी आता था, भूमिहार भी आता था, मुस्लिम भी आता था, वो धीरे धीरे उन्होंने उससे अलग हट करके अपने ढंग से राजनीति ऐसी की कि जो फायदा दे सके वो करे। बीजेपी का जो नारा हिंदुत्व का ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं कि जाति का वो उन्होंने वहां पर विधानसभा अध्यक्ष बनाना है तो यादव बनाया, या किसी को नीतीश के साथ लिया तो बैकवर्ड, उनका रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन उनको विकास के काम पर अपने इलाके में जो काम कर सकता हो उन जातियों को भी ध्यान दे। लेकिन उनका एक रहे कि वो भारत राष्ट्र, दो थीम है, एक राष्ट्रवाद और एक हिंदुत्व के नाम पर जोड़ना, जो आज से नहीं प्राचीन काल से धर्म के नाम पर जोड़ने की कोशिश हुई थी। मूर्ति पूजा भी नहीं थी, तब भी एक तरह से मन में था कि आप हम क्या है हम। तो ये भारतीयों की राजनीति कर रही है बीजेपी, और इसलिए वो एक, जैसा अभी अजीत जी ने कहा, मैं कई वर्षों से ये बात कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पार्टियां यदि सबका अच्छा प्रतिनिधित्व दे, क्षेत्र को महत्व दे, तो आज ये स्थिति नहीं होती। चार बड़ी पार्टियां होंगी, चाहे लेफ्ट पार्टी भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ज्यादा फायदा है। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग पार्टियां हैं जो केवल अपने लिए काम करती थी, उनमें कुछ अच्छे नेता आए। मेरी काशीराम ने साइकिल से काम किया था, जिसके बल पर आज मायावती जी हैं। तो मेरा ये मानना है कि जाति राजनीति सिमटती जा रही है। जो जैसे मैंने कहा, बहन जी ने ये दिया था, लेकिन अब मुझे 5 किलो मिल गया, मुझे घर का मकान मिल गया, तो वो ये नहीं देख रहा है कि कैंडिडेट कौन है। वो उस योजना से फायदा उठा के पार्टी को भी ज्यादा, और कई बार इसीलिए जो क्षेत्रीय दल है या उनको भी फायदा मिल जाता है। यदि मोदी तो कह रहे हैं केंद्र की स्कीम का प्रचार करिए, रथ भेजिए, विकसित भारत का बताइए, आगे का सपना दिखाइए, ये कंट्रास्ट है। हम मीडिया में जब चर्चा करें तो मेरा ऐसा मानना है कि जाति को तोड़ने का काम, जो हमारे आजादी के पहले आंदोलन था, स्वामी दयानंद से लेकर के, विवेकानंद से लेकर के, तिलक से लेके, गांधी से लेके, जाति तोड़ो अभियान है। कांग्रेस उससे छिटक करके वापस जाति जोड़ो, जाति के बल पर सत्ता में आओ, उस पर लग गई है। इसलिए देश का नुकसान है, और इसलिए फिर क्षेत्रीय दल, या तेलंगाना नहीं दिया था कांग्रेस ने एक समय में, उसका नतीजा नरसिंह राव चुनाव हारे थे 84 में, लोग कल्पना नहीं कर सकते। और बीजेपी की आरएसएस के आदमी को जिताया था, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी। तो क्षेत्रीय जो अस्मिता है उसको महत्व यदि राष्ट्रीय पार्टी देगी, आज तेलंगाना को या दूसरे वहां के लोगों को यदि महत्व देंगे आप अपनी पार्टी में, सरकार में, निर्मला सीतारमण का क्या था, जयशंकर का क्या था, लेकिन दक्षिण भारत के होते हुए उनको महत्वपूर्ण पद दिए गए, उसका फायदा मिला। और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं आए, चिदम्बरम की तरह लूट के लिए, 2G की तरह उन पर आरोप नहीं आए,
इसलिए आज राष्ट्रीय पार्टियों का महत्व है और जातीय पार्टी बनाने के नाम पर जो धंधा हो रहा है जी। उसको कहीं ना कहीं अंकुश लग बिल्कुल, और सकता अब है। वोटर्स भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और शायद जहन में ये बिल्कुल भी नहीं होता जब वोट डालने के लिए जाते हैं कि कैंडिडेट किस जाति से है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा वोटर्स के लिए रहता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आलोक सर, अरविंद सर, अजीत सर, आपका भी इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीएसपी का भविष्य क्या है, इस पर हमने चर्चा की। खबरें आगे भी इंडिया न्यूज पर रहेंगी जारी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में